और यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन बाय आसिफ झा। आइए स्टार्ट करते हैं ये लूसेंट का सीरीज़। इसमें हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री का ये तीसरा लेक्चर है। टोटल पूरे लूसेंट को हम लोग 90 लेक्चर में कंप्लीट करने का टारगेट है। देखते हैं क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फ़ातिमा एवं दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक के नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। ये क्लियर नहीं आया है, बुक से पढ़ के बता देते हैं। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नोट देखते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। अब ईसाई धर्म देखते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलहेम नामक स्थान पर हुआ। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह की माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलहेम के निकट नाजरेत इजराइल में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य एंड्रयूज़ और पीटर थे। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र यानी ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा। नोट देखते हैं। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में एक पेरिस का नोटरडम चर्च है। अब देखते हैं पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिद्दा अवस्था नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है।
इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। सद्विचार, सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायी को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। अब मगध का उत्कर्ष देखते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृद्धरथ था। इसकी राजधानी ग्रीव्रज यानी राजगिरी थी। जरासंध वृद्धरथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से वैशाली के चेटक की पुत्री चेलेना से तथा मद्र देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। ठीक है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ मूसल आधुनिक टैंकों के समान तथा महाशिला कंटक गुलेल यानी कैटापुल्ट जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदाइन मगध की गद्दी पर बैठा। उदाइन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदाइन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद व अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर के बारे में देखते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व हुआ था। उसके पिता फिलिप थे। फिलिप 359 यानी 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निगेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिच का युद्ध या झेलम या वितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी, प्राचीन नाम विप्सा, यूनानी नाम हाइफासिस के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उस पर पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नगर बसाया। मौर्य साम्राज्य के बारे में देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा।
जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी आशय, इसका आशय है निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया। घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। नोट: कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। उसने राज्य के 7 अंग बताए हैं। ये अंग हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र। इसे सप्तांग कहा जाता है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में: पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हुई। बिंदुसार के बारे में देखते हैं। बिंदुसार: चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोशाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा गया। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लटक था। अब अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक: बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेटुर और उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है।
मौर्य प्रांत और राजधानी देखते हैं। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णागिरी और प्रासी यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है, इसलिए इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, 3 तरह के लेख हैं। नोट: D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के चितारपुर तालुक के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर लेखक में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राज्यों अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है। नोट: कगनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। भवरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया गया। भवरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। उसके बाद देवनाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक का ही नाम है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में है। आइए देखते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उससे संबंधित राज्य जो हैं। शिलालेख का स्थान और संबंधित राज्य देखते हैं। शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है। मनसेहरा हजारा पाकिस्तान में है। कालसी उत्तराखंड में है। गिरनार गुजरात में है। धौली एवं जौगढ़ उड़ीसा में है। एर्रागुड़ी राजूल और मंडागिरी आंध्र प्रदेश में है। सोपारा महाराष्ट्र में है। रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। सासाराम बिहार में है। भवरू वैराट जिसे कहते हैं राजस्थान में है। मास्की गोबी मठ ब्रह्मगिरी सिद्धपुर जंगटी ग्रामेश्वर कनगहल्ली और पालिकी गुंडू कर्नाटक में स्थित है और अहरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फेलिडिप्स टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्रा में डायनीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन की राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसे बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। ठीक है, 10वें वर्ष में बोध गया, 12वें वर्ष में निगाली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है। रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय। शिलालेख और उसका विषय देखते हैं। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना की गई है, घोषणा की गई है। और पांचवा, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां व आठवां, इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नौवां, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें।
11वां, इसमें धम्म की व्यवस्था की गई है, व्याख्या की गई है। 12वां, इसमें स्त्री महामात्र की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक के लिए प्रचारक भेजे। और 14वां, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने आजीविकाओं को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी है। जिनका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। हाँ, कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी है। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। हाँ, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान के पेशावर के निकट से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अवशेष मिले हैं। नोट: खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ मंत्री यानी प्रधानमंत्री, पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज राजपुत्र, द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वैदिक अंतःपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता आय का संग्रहण करता, सान्निधाता राजकोषीय कोषाध्यक्ष, प्राशास्ता कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्ट्री कमिश्नर, पौर नगर का कोतवाल, व्यावहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानाओं का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल दुर्ग रक्षक, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों के का रक्षक। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पैड्रेटी पेंथेलर ने की। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभलेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभलेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है और लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। लौरिया नंदनगढ़ में जो है उस पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रूमीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान
अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि जो है धार्मिक कर इन्हें बलि कहा जाता था माफ़ कर दिया। नोट: महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सहगौरा के ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एक कूना यानी कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिससे उपधा परीक्षण भी कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासन में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य देखते हैं। समिति और क्या कार्य थे? प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ समिति व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम निर्माण वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। षष्ठ विक्रय कर वसूलना। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरे की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। सैन्य समिति एवं उनके कार्य। समिति जो थे, प्रथम जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय पैदल सैनिक की देखरेख, चतुर्थ अश्वारोहियों की सेना की देखरेख, पंचम गज सेना की देखरेख और षष्ठ रथ सेना की देखरेख। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। एक एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली
भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोक राम विहार पाटलिपुत्र में था। अब ब्राह्मण साम्राज्य देखते हैं। शुंग एवं कन्नव वंश। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कन्नव वंश की स्थापना की। कन्नव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सातवाहन वंश देखते हैं। सीमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन जो है आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक सिमुक सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी थे। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ्य ने बृहद कथा नामक पुस्तक की रचना की। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा सर्वाधिक जो है सीसा और पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। कौन कौन सी मुद्रा? चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसे, जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीसा था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगवाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईस्वी पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख से मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत एवं ब्राह्मी थी। सातवाहन में हमें मातृत्वात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौल्मिक को सौंपा। गौल्मिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहन की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं: कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं के निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरणीकोट नामक स्थान
सातवाहन युग में धान्य धान्य कटक नाम से विख्यात था। यह अमरावती के निकट था। यह कुछ काल तक सातवाहनों की राजधानी रहा। इसी नगर की प्रसिद्धि के कारण इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी होना था। इसी नगर की प्रसिद्धि के कारण इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी होना था। यह सातवाहन साम्राज्यों के पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। यहाँ से उत्तर तथा दक्षिण को अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। महासांधिकों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, क्योंकि वहाँ के समृद्ध व्यापारियों ने स्तूप एवं अन्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। चेदी राजवंश यानी कलिंग में चेदी राजवंश देखते हैं। अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश की एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। भारत में यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों का क्रम है हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। पहले हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया का विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस सेकेंड, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूकेटाइडस, अल्किडस और हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसके शासनकाल को अपनी राजधानी बनाया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया है। हिंद यूनानी शासक में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। इसकी राजधानी साकल आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंदपन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब शक देखते हैं। यूनानियों के बाद शक आए। शक की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मो था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्या हुआ? 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर
बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से ही एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार कराया। किसने कराया? रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है, जीर्णोद्धार कराया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे, पार्थियाई या पहलव। देखते हैं, पश्चिमोत्तर भारत में शक के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। कुषाण देखते हैं, पहलव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। पहलव के बाद कुषाण आए जो यूची और तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुल में बट गया था। उन्हीं में एक कुल थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजिल कटफिसस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चौ ने कनिष्क को हराया था। किसने हराया था? चीनी जनरल पेन चोआ ने। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे का सिक्का जारी किया था। कनिष्क का राजवैद्य चरक आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना की, जिसमें 8 भाग एवं 120 अध्याय है। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इससे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गांधार शैली व मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले शासक में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था।
रेशम बनाने वाले की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। संगम युग देखते हैं। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी से होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपने रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पातु इत्थुथोके तथा पादीदेन कीलकन्नकु। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगम का आयोजन किया गया था, जिसे मच्चुंगम कहा जाता था। 3 संगम ये थे: प्रमुख संगम, प्रथम संगम, मध्य संगम, दूसरा संगम, अंतिम संगम, तीसरा संगम। इतिहासकार तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते हैं और प्रथम 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। प्रथम संगम 4440 वर्ष पूर्व समुद्र में विलीन हो गया, मदुरा जगह पे हुआ था। अध्यक्ष अगस्त थे। अक्टियम, परिपादल, मदुनारे, मधुकुरकु, कलारी, अविरय कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं है। ये संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। दूसरा संगम जो हुआ वो 3700 ईस्वी पूर्व में हुआ। कपाटपुरम में अलेवाई समुद्र में ये भी विलीन हो गया और इसके भी जो अध्यक्ष थे वो अगस्त ही थे। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण रचनाकार तोल्काप्पियर द्वारा। इसके बाद तीसरा संगम मदुरा जो था 1850 वर्ष पूर्व, नकीरर इसके अध्यक्ष थे और नदुनथोके, कुरुनथोके, नत्रिनई, एनक्रुभुरु, परिपादल, कुथु, विरी, पेरिसे तथा सत्रिसे आदि। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नैनार तिरुनाबुक्करसु अपार ने किया था। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत अशोक के अभिलेख में चोल, पांड्य और चेर के बारे में बताया गया है। मेगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी एवं टॉलमी जैसे यूनानी लेखक ने पश्चिम में एवं दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया जाता है। कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। 8वीं सदी ईस्वी में इरेनार अगपोलरूल के भाव्य की भूमिका में 3 संगमों का वर्णन किया गया है। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम पायलों की गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्र कवि के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंड में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन,
उसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलय सतनार ने मणिमेकले की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेकले कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखन दिंडनाथ 5वीं सदी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुक्तक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुक्त देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया था। तोल्कापियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों के से लिखी गई। इसमें तिरुवल्लुवर और तिरुकुल जैसे सबसे प्रसिद्ध हैं। नोट: रामकथा के अनेक तमिल संस्करण हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कम्बन की इरामावतारम है। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है: अकम और पूरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर, उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर, दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिण वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पतिन्नपल्ले में करिकाल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में वेन्नी युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसे करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। उसने पुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी उरैयूर से कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित की। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुपादे में करिकल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेर का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनजिरल लगभग 130 ईस्वी और नेदुजिरल अदान 155 ईस्वी एवं सेनगुट्टवन 180 ईस्वी। सेनगुट्टवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पतिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्य का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा थी। पांड्य राज्यों में नेडुंजेलियन लगभग 210 ईस्वी सबसे शक्तिशाली था। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगस्थनीज ने किया। उसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया। नल्ली वाकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था। राजा का जन्मदिन
पेरुनल कहलाता था। संगम युग में मंत्रियों को अमाइचान या अमाइचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। यह राजधानी के साथ न्याय का कार्य करता था। ये राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय में को मरणम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीव काट ली जाती थी। भूमि नकद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना के सेनापति को एनाडी की उपाधि दी जाती थी। सेना के अग्र टुकड़ी को तुसी तथा पिछले टुकड़ी को कूले कहा जाता था। सेना में वेलाल घनी कृषक भर्ती किए जाते थे। सेना चतुरंगिनी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। इस प्रकार की मूर्तियों को नड्डुकल या वीरकल कहते थे। युद्ध में पराजित राजा का अपमान अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करने की प्रथा को संगम कविताओं में वटकीरुतल कहा गया है। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य किया जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगमकालीन कुछ अन्य वर्ग जो थे पुलयन दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। एनियर शिकारियों की एक जाति, मलवर लूटपाट करने वाली जाति। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सुरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेलार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। वेलार के प्रमुख को वेलीर कहा जाता था। खेतों में काम करने वाले मजदूर को केडिसियर कहते थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोल्गापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता दी गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों मान्यता दी गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाहों के 8 प्रकार ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतीनय कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैकिनय व अनुचित प्रणय को परुनिदनय कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियां व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पानर व विडेलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मच्चेलियर तथा ओवैयर जैसे कवयित्रियों की चर्चा
हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल में स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीरप्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिक के सम्मान में खड़े किए जाते थे। सैनिकों के सम्मान में ये पत्थर खड़े किए जाते थे। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में कोकई, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह थे। कोकोई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। कोकरी था मोती खोजने का प्रमुख पतन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित आरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनके के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिपल्स में आरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुर्गन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्य हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना जाता है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुर्गन शब्द का यही अर्थ होता है। मुर्गन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र बर्छा था। कुरवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुर्गन की पत्नियों में माना गया है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र एवं जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है, जिसे अनकु कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है और ये लेक्चर 3 था और हम लोग टोटल 90 लेक्चर में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे लूसेंट को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ फीडबैक देना हो तो फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं। कुछ अच्छा लग रहा हो या कुछ ख़राब लग रहा हो, कुछ इम्प्रूव करने का ऑप्शन है तो बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद।